Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well and having a great time. मेरे साथ आज मौजूद हैं उर्दू पे बात करने के लिए फौरतुल ऐन also known as एनी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमने इनवाइट किया है एनी को कि हम बात करेंगे कुछ उर्दू के हवाले से, और इससे पहले हम जानते हैं थोड़ा बहुत कि एनी क्या है, क्या करती हैं। सो जी, तो बहुत कोई लंबा-चौड़ा मैं इंट्रोडक्शन नहीं है। मैं एक उर्दू की मैंने पॉडकास्ट अभी कुछ अर्सा कबल शुरू की है उर्दूपन के नाम से, और उससे पहले नवंबर में, पिछले साल नवंबर मैंने एक अपनी वेबसाइट शुरू की उर्दू कोव के नाम से, और अभी मैं उसी सिलसिले में काम कर रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पे मैं यूएस में होती हूँ और मैं यहाँ पे फ़िज़िशियन भी हूँ, मगर मैं अभी जॉब नहीं कर रही एज़ अ फ़िज़िशियन। तो अभी मुझे थोड़ा टाइम ऑफ मिला है, तो इसमें मैं इन चीज़ों पर ध्यान दे रही हूँ, और उसमें अम, ये मैंने जब काम शुरू किया है तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अ, करनी चाहिए, जो करने के लिए मौजूद हैं, जिसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। तो इसलिए सिलसिला शुरू हो गया और अभी तक चल रहा है। खुदा करे आगे भी चलता रहे। इंशाल्लाह बहुत खूब, मतलब अच्छा लगा कि उर्दू को लेके जो है वो एक पूरी पॉडकास्ट जो है वो इतना दावा है। तो और आपका पॉडकास्ट इज उर्दू का अप नहीं कुछ उर्दूपन और उर्दूपन का नाम है। तो उर्दूपन का मकसद ये था कि उसका जो पॉडकास्ट ऐसे शुरू में तो मजाक मजाक में थोड़ी सी हम सोच रहे थे उसका नाम क्या रखें, ऐसा नाम रखना चाहिए जो उर्दू में भी उसका मतलब हो और इंग्लिश में भी हो, मगर स्ट्रेट फॉरवर्ड सा ना हो और लोगों को थोड़ा पढ़ने में थोड़ा लगे, क्योंकि मैंने उसका जो टाइटल भी मैंने खुद ही डिज़ाइन किया था। तो उसमें मैं चाह रही थी कि उर्दू और इंग्लिश दोनों लिखी हुई हो, क्योंकि मेरे ख्याल में अ, ये बात तो अब मेरा ख्याल है सब मानते ही हैं कि मतलब ओवरऑल इंग्लिश तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है ही, मगर उर्दू को भी उसके बराबर तो नहीं कहना चाहिए, मगर उसके आसपास उसके करीब कहीं लाने के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो उर्दू क्योंकि है भी नॉन लैटिन स्क्रिप्ट, उसको हम राइट से लेफ़्ट लिखते हैं, और अरबिक और फ़ारसी रस्मुल ख़त में लिखते हैं, तो उसकी वजह से भी जो फ़र्क आ जाता है, उसकी वजह से बेहतर यही लगा कि दोनों को ही रखें। और यही मेरा ख़्याल है एक स्ट्रगल है अभी हमारी कि हम लोग उर्दू को, उसकी जो लिखने का तरीका है, कई लोग उर्दू पढ़ नहीं सकते, तो उनके लिए रोमन उर्दू, स्पेशली सोशल मीडिया वगैरह पे रोमन उर्दू में चीज़ें लिखी हुई होती हैं। तो मेरा ऑनेस्टली मुझे तो कभी रोमन उर्दू में मुझे ना मुझसे पढ़ी जाती है, ना मुझसे लिखी जाती है, और काफ और खे जो हैं वो कभी सही नहीं होते, तो उसमें मतलब मुझसे जो है रोमन उर्दू की बजाय मैं उर्दू कीबोर्ड में टाइप, बल्कि इस ब्लॉग करने का ये फ़ायदा हुआ है कि मेरी उर्दू की टाइपिंग की स्पीड थोड़ी बढ़ गई है, और इस पे भी बल्कि मैंने मज़ीद इसमें भी लिखना है इसके बारे में भी, क्योंकि मेरा ख़्याल है हम लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं करते कि हम ऑडियो मैसेजेस, मेरा ख़्याल लोग काफ़ी करते हैं उर्दू में, ऑडियो के तरीके से काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, मगर आपस में उसको कॉमन बनाने के लिए उर्दू को टाइप करने की जो एक आदत थोड़ी-सी होती है, या बनानी पड़ती है, या सीखनी पड़ती है, वो उतनी मुश्किल नहीं है जितनी मुझे लग रहा था कि होगी। मतलब जब मैंने शुरू किया है सारा कुछ, तो मुझसे बिल्कुल टाइप भी नहीं होता था, लेकिन अब थोड़ी उसकी स्पीड भी हो गई है, और थोड़ा मतलब भी उसका मतलब कहते हैं रवानी भी थोड़ी-सी आनी शुरू हो गई है, जो पहले मेरे ख़्याल है ख़त्म हो गई थी। कुछ सही। सब। तो अच्छा, एक मुझे इसमें लगता है कि कीबोर्ड के ऊपर जो हमारे एंड्रॉइड फोन से कीबोर्ड है, हुँ, हुँ। उसमें जो है वो स्लाइड कीबोर्ड का जो ऑप्शन होता है वो फिर भी थोड़ी बहुत जो है ना वो आसानी कर देते हैं कि आपके पास जो है वो जो एंड्रॉइड का एक फीचर है कि आप जो है वो हुँ, स्लाइड कर हुँ। सकते हैं। ठीक, हुँ, उसके हुँ। थ्रू मुझे लगता है कि उर्दू बस होता है कि लोग अगर स्विच करें, ठीक है ना, हुँ, इंग्लिश हुँ। से उर्दू हुँ, कीबोर्ड के ऊपर, हुँ, तो हुँ। उसके ऊपर जो वो मौका होता है उस पर आपको फिर लिखने की जरूरत भी नहीं है कि लिखाई, आप जो है हुँ, हुँ। उसको सारे जो हुर्फ हैं वो मिलाते जाएं, तो हुँ, वो हुँ। इतना स्मार्ट स्मार्ट है वो कीबोर्ड के, वो आपको खुद ही मौका देता है। हाँ, हाँ। ये जो आप बात करिए कि कंप्यूटर के कीबोर्ड या लैपटॉप या डेस्कटॉप के कीबोर्ड के ऊपर, हुँ, हुँ। वहां पर वाकई एक जद्दोजहद है, लेकिन आई डोंट नो कि यूजुअली जो मैंने कुछ कीबोर्ड्स देखे हैं उसमें ये होता है कि वो साथ में ना अरबी यूजुअली हुँ, रस्म हुँ। या उर्दू के जो ना वो हरफत जी वो कीबोर्ड पे इंग्लिश के साथ ना मेंशन किए हुए होते हैं। तो अब उसका बल्कि हाँ, आई एम सॉरी, हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बल्कि मैंने जब ये शुरू किया था तो पहले मैंने
उस टाइम पर मुझे पता नहीं था मुझे किस हद तक मुझे टाइप करनी पड़ेगी उर्दू। तो मैंने पहले उसके लिए प्रिंट किया उर्दू का जो कीबोर्ड होता है, उसको मैंने सामने कीबोर्ड पर लगा दिया कि सामने नोट्स पे लगा दिया कि अब मैं देखना है कि कौन सा हर्फ का है। लेकिन वो बहुत अनोइंग था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मुझे चुभ रहा था कि मैं किस इस ये से मेरा फ्लो नहीं बनेगा, बार बार देखती रहूंगी, मुझे याद करने पड़ेगा किस तरह होगा। तो फिर मैंने खुद से ही जो कीबोर्ड के जो स्टिकर्स मिलते हैं ना, वो आप ऑर्डर करा सकते हैं। हर ज़बान के कीबोर्ड्स के लिए कस्टम स्टिकर्स आप मंगा सकते हैं। तो ओके। उसके लिए ऑनलाइन भी बहुत से लिंक्स हैं, बल्कि इसका मेरा इरादा है इंशाल्लाह एक पोस्ट लिखने का, जिसमें मैं सारे जो ये तरीके हैं, जो शॉर्टकट्स हैं इधर उधर उर्दू करने के, वो लिखने का मेरा इंशाल्लाह पूरा इरादा है। मतलब ज़ाहिर है हाथ से जो लिखा है वो तो आपको उस तरह का रिस्पॉन्स तो कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन बल्कि बड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि जब मैंने शुरू किया ये सारा, तो मेरी फैमिली में किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया था कि गूगल का जो एक प्रोग्राम है उसमें वो क्या कर रहे हैं कि वो एक ऐसी सॉफ्टवेयर अपनी बना रहे हैं, आई थिंक ऑप्टिक्स या ऑप्टिकल कुछ इस तरह का कुछ नाम है, मुझे सही याद नहीं। लेकिन उसके लिए वो सब उर्दू लिखने और बोलने वालों के फीडबैक उनको चाहिए था और उनको डेटा चाहिए था, क्योंकि वो चाह रहे थे ऐसा सिस्टम बनाएं कि अगर अगर अभी आप इंग्लिश का हैंड रिटन कोई नोट अगर कैमरे के आगे करते हैं, तो उनके पास जो सॉफ्टवेयर है जिसको डेवलप कर रहे हैं वो पढ़ सकता है। ठीक है, अगर आप उसको बहुत नीट ना भी लिखें। तो वो इस तरह की चीज़ उर्दू के लिए करना चाह रहे हैं। और इसके लिए क्योंकि जाहिर है डेटा के बगैर तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो भी बना कुछ भी नहीं काम करेगा। तो उसी के लिए उनको बेतहाशा डेटा की भी ज़रूरत थी, जिसके लिए वो इस तरह की मीटिंग्स के लिए सबको बुला, गूगल मीट पे सबको बुला के, जो उर्दू बोलने वाले लिखने वाले समझने वाले थे, पाकिस्तान इंडिया जो मेन रीजन्स हैं उन इलाकों से, कि उनको ये कह रहे थे कि आप इसमें हमें अपने नमूने भेजें, लिखाई के नमूने भेजें। तो उसमें भी उसके लिए आई थिंक एंड्रॉयड के ही से ज़रिए आप कर सकते थे। तो मुझे मुश्किल हुआ करना, लेकिन इसकी तरफ काफ़ी लोग ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि बोलने में उर्दू जो है वो उर्दू अगर हिंदी के आप समझ लें, समझने वाले अगर आपको उर्दू बोलनी आती है तो आपको हिंदी बोलने वाले भी समझ लेंगे आपकी बात। तो इस वजह से उर्दू और हिंदी में जो ये मुश्तरक बात है कि दोनों बहुत मिलती जुलती हैं, इस वजह से दुनिया में तीसरी, मतलब टॉप 5 लैंग्वेजेस में तो ये आती है, अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा उसको करें तो। मेरा ख्याल है हमारा ही ये थोड़ा जो ख्याल है कि उर्दू जो है वो बस जो ना घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात है थोड़ी। तो हमें हमारे पास एक काफ़ी एक मतलब यहाँ आकर ही ज़्यादा इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि आपकी जो ज़बान का कनेक्शन आपके साथ होता है, और आपकी जो चीज़ आपको अपनी ज़बान में समझ आती है वो किसी और ज़बान में नहीं समझ आ सकती। तो वो एक अहम चीज़ है जो मेरा ख्याल है कि अम, हमें मुल्क के अंदर रहते हुए शायद उसकी इतनी कदर नहीं होती जितनी हमें उससे बाहर निकल के होती है। दैट्स व्हाट आई फेल्ट। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ होती है कि यूजुअली लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जो है ना वो शायद यूज़ कर रहे होते हैं उर्दू की उसके लिए। लेकिन अच्छा, चूँकि यहाँ पर जो है वो प्रिंट मीडिया काफ़ी काम पहले रह चुका है, ठीक है? अभी भी है, लेकिन मतलब उस हद तक जो है वो मशहूर नहीं रहा। लेकिन एक सॉफ्टवेयर मुझे याद आ रहा है, उर्दू इन पेज का। उसकी सबसे ख़ास बात ये है कि उसपे एक फ़ोनेटिक स्टाइल उन्होंने ना वो किया हुआ है। तो अगर भले आपके पास कीबोर्ड के ऊपर जो आपकी इंग्लिश की वो है कि उस उनको आप जैसा हम उर्दू में बोलते हैं ना, तो वो उनका ए इज़ अलिफ, ठीक है? उनका पी इज़ पे, ठीक है ना? तो उनका डी इज़ इधर दाल या शक्ल के हाँ थ्रू हाँ। डाल। तो वो फ़ोनेटिक वाला जो स्टाइल है ना, वो उर्दू इन पेज के थ्रू मुझे लगता है कि अगर मतलब एनीवन इज़ लिसनिंग और जो चाहता है तो इसको स्टार्ट करे, वो बहुत हेल्प कर रहा होता है। तो एक वो भी हाँ, बिल्कुल। आप मैंने वो इन पेज नहीं ट्राई किया, मगर मैंने एक और अगर आपके गूगल डॉक्स आपके पास है तो उसमें अगर आप वॉइस टाइपिंग करें तो उसमें भी उर्दू पाकिस्तानी कीबोर्ड की ऑप्शन आती है। तो सही। अगर आपको जीमेल अकाउंट है, बेसिकली अगर आप जीमेल अकाउंट है तो आपका टॉप राइट पर जो एक होता है जिसमें छोटे छोटे खाने निशान बने होते हैं, गूगल डॉक्स भी उनमें से एक होगा। उसको अगर आप खोल लें और उसमें आई थिंक मुझे भी याद नहीं एग्जैक्टली, आई थिंक फाइल में या कहीं इस पे ऑप्शन में जाके आप नीचे देखेंगे तो वॉइस टाइपिंग, आप सर्च कर लें, वॉइस टाइपिंग करें, सर्च करें, तो उसमें इंडिया की उर्दू का अलग और पाकिस्तान की उर्दू का अलग होता है। तो उसका भी गूगल की आई थिंक चीज़ों का ये मसला होता है कि उनकी डेटाबेस जो है वो हो सकता है हिट और मिस हो थोड़ी सी, कि आपको कई अल्फाज उसको आराम से समझ आए, कई अल्फाज नहीं। लेकिन शुरू में तो मैंने उससे शुरू किया था, फिर मैंने रियलाइज़ किया जो गलतियां उसको ठीक करने में, कॉपी पेस्ट करने में मुझे इतना टाइम लग रहा था कि इतनी ख्वारी मुझे हो रही थी कि मैंने कहा खुद ही से बंदा टाइप कर ले। तो
तो अभी मैं यही करती हूँ कि पहले मैं ब्लॉग पोस्ट पहले इंग्लिश में लिखती हूँ, क्योंकि इंग्लिश में टाइप ऑफ कोर्स मेरी थोड़ी स्पीड ज़्यादा ही है, सारी इंग्लिश में टाइप किया है इससे पहले। तो इंग्लिश में टाइप करने के बाद उसको मैं उर्दू में उसकी पोस्ट का तर्जुमा करती हूँ, और फिर उसी पोस्ट, क्योंकि ये मैंने जब शुरू में अपने दोस्तों वगैरह से भी पूछा, सबका ये था कि आप सिर्फ पोस्ट के अलावा, लोगों का अटेंशन स्पैन ही आजकल इतना कम है माशाल्लाह से, कि हम और तरीके शॉर्टकट ढूंढते हैं कि और भी इसको एक एक्सेसिबल बनाएं। तो उसके लिए फिर हम्म। मैंने अब कुछ अर्सा पहले उसको, जो उर्दू में जो ट्रांसलेशन करती हूँ उसको मैं ऑडियोज की डालती हूँ अपने उसी ब्लॉग पोस्ट के ऊपर, तो जो इंग्लिश पोस्ट खोलता है उसके साथ ही वो उर्दू में वो सुन भी सकता है। तो ये एक थोड़ा आसान करने के लिए, क्योंकि मकसद यही है कि उर्दू में ऐसी बातों के बारे में लिखा जाए जो कि मतलब घर सास बहू घर घरेलू इस तरह की बातों से निकल के थोड़ी और अपने जहन के बारे में, सोच के बारे में, जिंदगी के बारे में, और बड़े ऐसे आइडियाज जिनके जो लोग जिसके पे गौर खौज कर चुके होते हैं, और उसके बारे में इतनी इतनी अच्छी अच्छी किताबें मौजूद हैं। हम्म। कि मेरा वाकई ये कोशिश यही है कि जो भी थोड़ी बहुत जो मैं कर रही हूँ, और वो इसी तरह है कि उसमें जो बातें की जाएं वो ऐसी हों जो सुनने वाले उनसे कुछ ना कुछ सीखें। शायद उन्होंने सोचा हो, लेकिन उसके बारे में इसको थोड़ा सा बढ़ा के, थोड़ा सा अपने तजुर्बा डाल के, कुछ बातें डाल के, तो उसका बस ये एक सिंपल सा वो है। इससे ज़्यादा मेरी कोई एम्बिशंस नहीं है, मुझे कोई और मेजर चीज़ नहीं करनी, मुझे बस यही एक थोड़ा सा है कि आप पे एक बंदे की भी अगर सोच थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है या उसको कुछ सीखने को मिल जाता है, तो हम्म। मेरे ख्याल से ये सौदा बुरा नहीं है। बेशक, मैं एक्चुअली मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी कि जो है मुझे खास तौर पे इस बात की जब आइडेंटिफिकेशन हुई कि कोई शख्स जो है वो बाहर बैठ के उर्दू के लिए इस हद तक सीरियस है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई मतलब यहाँ के लोग इतना होते हुए, असल में एक चीज जो आप बात करिए ना वो ये भी है कि या तो उर्दू को इतना पेचीदा बना के पेश किया गया, ठीक है, कि हम्म। या तो हम उसको हमेशा नॉवल में पढ़ते हैं, ठीक है ना, हाँ। वो जो बचपन में रिसाले पढ़ने वाला एक तस्वर था वो भी अब जो है हम्म। वो काफी हद तक मादूम हो चुका है। इसके अलावा बिल्कुल। अगर हम उसकी बात करें, हम फिर या तो फिर वो सिर्फ नॉवल में आती है, या फिर हम्म। जना वो मुश्किल शायरी के अल्फाज में आती है, या जना वो आपको जना वो ड्रामा में सुनने को मिलती है। तो आपने हम्म। उसको ना वो कुछ खास खास जना वो किरदारों के साथ कुछ खास खास जना वो मौजूदात के तहत ना आप उसको एक हद तक जना मुझे लगता है उसको लिमिटेड कर चुके हो, महदूद हो चुके हो उर्दू ना। तो हम्म। यही है कि एक जैसे आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो मुझे लगा कि एक टॉपिक को या एक लफ्ज को रख के, ठीक है, उसके पूरे जना वो कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर आप जो है वो अपनी हम्म। थोड़ा सा है ना वो अपना पहलू बता दें, तो हम्म। मुझे लगता है वो वीक सुनने वाले के लिए एक बड़ा एक नया पहलू हो सकता है कि भाई हम्म। वाकईतन एक ये भी होता है कि हम इमोशंस को बेसिकली जो है वो आमतौर पे इंग्लिश में एक्सप्रेस करने के ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। हम्म। ये जो है वो हम हमारा यही है, आई हेट यू, आई लव यू, और ये सारी चीजें है ना हम्म। ये हमारी इंग्लिश से अटैच हो गई, ठीक है ना। हम्म। वरना इजहार हर चीज के लिए, ठीक है जी। ना, जी। जज्बात के इजहार के लिए उर्दू के हम्म। पास बेशक एक बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है अल्फाज का, ठीक है, जिस पे अगर तवज्जो दी जाए, ठीक है ना, हम्म। और मतलब एक आसान पहलू उसका अगर उसको लिंक कर दिया जाए, ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस चीज को बिल्कुल काफी हद तक जो है वो परवान चढ़ाया जा सकता हम्म। हम्म। आपने कौन सी वाली पॉडकास्ट सुनी थी, जस्ट है। ताकि मैं उसके रेफरेंस से बता सकूं थोड़ा। आपकी कोई स्पेसिफिक एक पहलू था, मुझे एग्जैक्टली वो वर्ड याद नहीं आ रहा, लेकिन एक एक कॉन्टेक्स्ट था जो आमतौर पे हम इंग्लिश से काफी स्विच कर रहे होते हैं, तो हम्म। उसमें जो है ना वो आमतौर पे मैंने कहा कि मतलब मुझे अच्छा लगा था कि उर्दू में इसके ऊपर इस इतनी हद तक बात होना, तो वो हम्म। चीज है ना मुझे काफी हद तक जो है वो हम्म। हाँ, मतलब मेरे ख्याल में मकसद ही पॉडकास्ट का जो है वो इस तरह ही शुरू हुआ था, क्योंकि मैंने भी सच्ची बात तो है कि पॉडकास्ट में चंद 6-7 महीने पहले देखा जाए तो मैं इतनी ज़्यादा गौर से नहीं सुनती थी। तो मुझे भी इसमें जो दिलचस्पी हुई थी वो इसी वजह से हुई थी कि एक यूट्यूबर हैं अली अब्दाल, उस पे यूट्यूब पे, तो वो काफ़ी वो हैं पाकिस्तानी नज़ाद, लेकिन उनकी वीडियोस वगैरह, वो कैम्ब्रिज में उन्होंने मेडिसिन की हुई है, तो वो मतलब वो पहला एक मुझे डॉक्टर नुमा शख्स नज़र आया जिसने डॉक्टरी के अलावा कुछ मीडिया में और इस तरह की चीज़ों में कुछ करने की कोशिश की, एंड उसमें वो कामयाब भी रहे हैं, तो अभी आई थिंक वो काफ़ी चीज़ों में एक्सपेंड कर रहे हैं। तो उनकी एक पॉडकास्ट थी जिसमें वो अपने भाई के साथ कुछ इस तरह के मौज़ूआत पे बात कर रहे थे, प्रोडक्टिविटी पे बहुत बात हो रही थी, ज़िंदगी के बारे में कि मतलब हमारे तासुरात अपने बारे में क्या होते हैं, और ज़िंदगी में लोग आपको किस तरह देखते हैं, और आपको कैसे अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने आप को, अपनी जो खुद एतमादी कैसे आपकी आ सकती है। इस तरह के जो मौज़ूआत हैं, जो मुझे हमेशा इस मौज़ूआत से ना चिढ़ होती थी कि आप क्या सेल्फ
इम्प्रूवमेंट, सेल्फ हेल्प, क्या ये कौन सा मौजू है? ये तो बस ये शोशा है, ये तो दुकानदारी वाली बात है कि बस एक आपने एक चमकीली सी चीज़ बना के किताब दे दी। हुँ, और मतलब कि ऐसी हो सकता है ऐसी किताबें, लेकिन जब आप उसको अपनी ज़िंदगी से उसका ताल्लुक रखें ना, तो आई थिंक एक ये भी होता है कि जब आप उम्र में बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जब आपके बच्चे होते हैं, जब आपकी एक उम्र में एक ऐसी स्टेज आती है जब आपको बहुत बेसिक चीज़ों से आप आगे निकल जाते हो, आपकी एजुकेशन हो चुकी होती है, मे बी आपने नौकरी थोड़ी कर ली, आपकी शादी होगी, बच्चे हो गए, इस स्टेज पे। तो इस स्टेज पे कई लोग जो है ना, हम अज्यूम करते हैं कि हर किसी को पता है कि हमने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। हमें माँ-बाप को देख लिया, वो कैसे गुज़ार रहे हैं, हमने फ्रेंड्स को देख लिया, वो कैसे कर रहे हैं, उनके इंस्टाग्राम पे तस्वीरें देख ली, कर लिया। लेकिन उन वो सब चीज़ें प्रेज़ेंटिज़्म होती हैं, मतलब वो आपकी अभी की ज़िंदगी की पिक्चर हैं, मगर उनका आपकी आगे की ज़िंदगी के साथ उस तरह से ताल्लुक नहीं होता जिस तरह हम सोचते हैं, जिस तरह हम सोचना चाहते हैं। क्योंकि हुँ, हमें लगता है कि जो हमारे साथ हो रहा है वो सिर्फ़ हमारे साथ ही हो रहा है और दुनिया में किसी के साथ नहीं हुआ। ठीक है ना? हमें एक ये बहुत फ़ीलिंग होती है कि बस ये कोई भी इस ज़िंदगी में जो है हमारी तरह का नहीं है, जो कि एक हद तक ठीक है, सही है। हुँ, इंटरनेट पहले इस स्टेज पे जब था, पहले कभी नहीं था। सोशल मीडिया जितना फ़ेमस है, जितनी आपके पास मौके हैं, वो पहले कभी नहीं थे। तो हुँ, इसीलिए इस चीज़ में और बाकी लोगों के तजुर्बात में मुश्तरक बात है, वो ये है कि हर बंदा ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए या तो वो पीछे की तरफ देखता है, या वो हुँ, अपने हाल को देखता है, या फिर वो जो लोग गुज़र चुके हैं ना, उनसे थोड़ा सीखने की कोशिश करता है। ठीक है ना? तो हो सकता है कि मैं 10-20 साल पुराने बंदे ने कोई किताब लिखी हो 10 साल पुरानी, उसने अपने तजुर्बे से लिखी थी, तो मैं उसको बिल्कुल हर्फ ब हर्फ अपनी ज़िंदगी पर नहीं रख सकती। लेकिन उसमें कई ऐसी बातें उसने की होंगी, जो कि वाक़ई में सच होंगी, जो कि जिनको बिल्कुल, फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप इंटरनेट वाली ऐज में हैं या आप ज़माने कदीम में हैं या कहाँ हैं। वो कई चीज़ें हैं जो अभी भी सच होंगी। तो बिल्कुल। उनमें एक बहुत अहम, आई थिंक आपने जिस पॉडकास्ट की थी, जो माइंडसेट वाली बात है। हुँ, तो मुझे यही लगता है कि हमारी जो ज़हनी है कैफ़ियत होती है, उसमें हमारी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों का ताल्लुक उससे डायरेक्टली होता है। तो उर्दू का भी मेरे ख़्याल में यही है कि हुँ, जब हमारे ज़हन में उर्दू की एक जगह बन जाती है ना, कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इतनी नफ़ीस और इतनी पायदार, इतनी इतनी सकील किस्म की ज़ुबान है, जो सिर्फ़ शायर, उलमा और बड़े जाने-पहचाने अदीब लिख सकते हैं। उनके जब हम उस तरह सोचते हैं, तो हमने हुँ, पहले ही अपने दिमाग में अपने आप को, अपनी ज़हनी कैफ़ियत को ऐसे कर लिया कि ये तो हमारी पहुँच से बाहर है। ठीक है? उसके अलावा अगर आप इंग्लिश पे ध्यान दें, तो मेरी हुँ, बेटी अभी छोटी है, वो किंडरगार्टन में है। वो अभी जो किंडरगार्टन कर रही है, तो वो उसको बेसिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? उसको वो क्या पढ़ा रहे हैं? उसको वो आसान तरीन ज़ुबान में पढ़ा रहे हैं, उसको वो आसान तरीन तरीके से पढ़ना सिखा रहे हैं। हमारी जो पहले की किताब होती है, उसमें पहले सफ़े पे अलिफ बे होती है और आखिरी सफ़े पर एक पूरा पैराग्राफ होता है उर्दू का, ठीक है ना? आखिरी सफ़े पहुँचते-पहुँचते ये एक ही साल में होता है। यहाँ पर बच्चों को बहुत आहिस्ता-आहिस्ता पढ़ाते हैं। हर जगह स्टेट्स के भी अपने-अपने रूल्स होते हैं, कुछ स्टेट्स में डिफरेंट तरह का किताबें करिकुलम फ़ॉलो करते हैं। आपके हुँ, पास ऑप्शन ये है, अगर आपने घर पे पढ़ाना है बच्चे को, आप घर पे पढ़ा लो। एग्ज़ाम्स जो हैं वो ज़रूरी उस तरह के नहीं होते। हर जगह का मतलब एक बहुत मुख्तलिफ यहाँ का मयार तालीम समझ लें है, कि तरीका है करने का। और अगर आपका एम है कि आप अपने बच्चे को एक ज़हनी तौर पर आगे बढ़ाओ, उसके ज़हन में डेवलपमेंट में फ़ायदा दो, खाली इंग्लिश पढ़ने से उसको एक्चुअली नुकसान होगा। क्योंकि आप अगर उसको अम, कम से कम 2 ज़बानें सिखाएँ, तो उसकी ज़हन में भी एक बेहतर अम, एक ये ख़ास खूबी और ये काबिलियत बढ़ जाती है कि वो अ, मज़ीद ज़बानें भी सीखना आसान हो जाती है उस बच्चे के लिए, और हुँ, उसको नेचुरली उसका जो ज़हानत में भी इज़ाफ़ा होता है, क्योंकि उस बच्चे को ज़हन को मतलब उसको मेहनत करनी पड़ती है, ज़हन को अपनी के मुख्तलिफ़ इलाके जो ज़बान के ज़हन में होते हैं, जहाँ पे ज़ुबान का सेंटर होता है, उनको आपस में बात करने के लिए वो कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं। तो बच्चे को बार-बार वो ज़बान इस्तेमाल करने से वो कनेक्शंस भी बनते हैं, और जब वो पक्के होते हैं, तो फिर उसी के ज़रिए वो मज़ीद सीख सकता है। तो बिल्कुल। जो लोग आपने भी नोट किया होगा, तो ये यहाँ पे जब मैं आई यहाँ पर शुरू में पाकिस्तान से, तो हमारा तो यही कॉन्सेप्ट था कि भाई घर में उर्दू बोल रहे हैं, ठीक है, बाहर तो उर्दू कहीं हुँ, है नहीं, मतलब हर जगह इंग्लिश ही है, तो ठीक है, खैर है, चल रहा है तो चल रहा है।
लेकिन फिर जब मैं मरीज़ों का आप ख़्याल रखते हैं, मरीज़ों से बातचीत करते हैं, सुबह उनको देखना होता है राउंड्स वग़ैरह से पहले, तो उनमें हुँ, से कई जो थे वो इमिग्रेंट्स भी थे और बेशतर जो है वो स्पेनिश स्पीकिंग थे, क्योंकि स्पेनिश अफ्रीका में इंग्लिश के बाद दूसरे नंबर पे बोली जाने वाली ज़बान है। तो और उनमें जो था उनका जो मतलब वो भी इमिग्रेंट्स हैं, हम भी इमिग्रेंट्स हैं, राइट? देखना स्टेटस तो हमारा बिल वही है। हुँ, लेकिन उनका जो ज़ुबान के साथ एक ताल्लुक था, वो हमसे बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ था। उनका जो ख़्याल था, वो ऐसे था कि वो ज़बान को अपनी ज़ात का हिस्सा और अपनी एक फ़ख्र से बात करते थे। उनको कोई इसमें वो नहीं था कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। उनको इंग्लिश का एक लफ़्ज़ नहीं आता था और इसमें उन्हें कोई वो कभी उनको झिझक नहीं हुई कि हमें इंग्लिश नहीं आती। वो कहते थे कि भई फट से जाओ इंटरप्रेटर बुलाओ। दे से दे आस्क यू नो सी habla español लाइक डू यू नो स्पेनिश? एंड इफ यू डोंट देन दैट्स इट। आप इंटरप्रेटर बुलाओ, ये हाँ, आपका मसला है, ठीक है ना? ये आपका मसला है कि आपने डील करना है। उनका हुँ, मसला नहीं कि इंग्लिश सीखनी है, आपका मसला है, क्योंकि इसी वजह से हमें थोड़ी बहुत स्पेनिश की फ्रेजेस सीखनी खुद ही पड़ गई, क्योंकि क्लिनिक में भी थे, हर जगह थे। आप इंटरप्रेटर के आते-आते 2-3 सवाल तो पूछ सकते हैं ना कि कहीं दर्द हो रही है, लाइक डोलोर डोलोर और मतलब इस तरह के छोटे लफ्ज़ खुद ही सीख लिए। लाइक इट्स तो उस वक़्त जब हमने ज़बान को इस्तेमाल करने का एक नया तरीका देखा कि भई उनकी भी तो ज़ुबान उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। उन्होंने तो कभी हुँ, नहीं कहा कि भई मैं तो स्पेन से बाहर आ गया या मैं तो साउथ अमेरिका से बाहर आ गया तो स्पेनिश जाए भाड़ में, मुझे अंग्रेज़ बना दो। मतलब ऐसे तो किसी ने नहीं कहा। उन्होंने सही। कहा हमारे बच्चों को भी स्पेनिश आनी चाहिए। कोई इसमें हुँ, तो इफ्स एंड दैट्स वाली बात ही नहीं है। बच्चों को भी स्पेनिश आएगी। दादा-दादी, नाना-नानी जो हैं वो भी वो स्पेनिश बोलते हैं उनके साथ। और क्योंकि उनका यहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है इतने अमाउंट में वो हैं, इतनी तादाद में वो हैं, तो हमारा जो बिल आते हैं उन पे इंग्लिश होती है, स्पेनिश भी होती है और अभी कैलिफ़ोर्निया में तो यहाँ पे वियतनामीज़ भी लिखी होती है नीचे, हिंदी भी लिखी होती है। तो उस वही मतलब एक ज़बान के साथ आपका नाता अगर आपने खुद नहीं जोड़ के दिखाना, तो किसी को हुँ, क्या पड़ी है वो क्यों आपको सिखाएगा? किसी को क्या पड़ी वो आपकी ज़बान को अहमियत देगा या आपकी ज़बान को कुछ समझेगा भी? हम खुद ही अपनी ज़बान के जो है मसलों में इस तरह उसको डिवाइड कर देते हैं अपने आप को, हम आपको तोड़ देते हैं कि भई हम तो पंजाबी हैं, हम तो ये हैं। भई ठीक है, आप वो सब भी हो मगर आपकी एक ये भी ज़बान है। ये हमें ऐसा लगता है उर्दू को हमने या उर्दू है या बाकी हैं, हम इस तरह सोचते हैं, जो मेरा ख़्याल मुझे लगता है, क्योंकि जो कि मेरे ख़्याल है एक तासुबाना सोच है, क्योंकि बिल्कुल। उर्दू भी एक ज़बान है, जिस तरह पंजाबी एक ज़बान है, जिस तरह इंग्लिश एक ज़बान है। आपकी मर्ज़ी है, आपने सीखनी है, आप सीखें, आपने बोलनी है, आप बोलें, अगर आपने नहीं बोलनी तो ना बोलें। मतलब उसको इतना अपनी खुद अपना मतलब कौमियत का मसला बना लेना, बिल्कुल, मतलब हमारा जो सिलसिला है ना उसमें आई थिंक मुझे इस बात से थोड़ा होता है कि लोग ज़बान को ज़बान समझ के अगर करें तो उर्दू सीखना ज़्यादा मुश्किल है बनिस्बत स्पेनिश, बनिस्बत फ्रेंच, बनिस्बत इटालियन, ये जो सारी इंग्लिश की जो बहन-भाई किस्म की ज़ुबानें हैं, ये सीखनी ज़्यादा आसान है अगर आपको इंग्लिश आती है। और इस पे हुँ, ये मैं खुद से बोल नहीं रही हूँ, मैंने पूरा इस पे ब्लॉग पोस्ट भी लिखी है, मैंने सर्वे किया था बाइलिंगुअल यानी 2 ज़बान बोलने वाले वालिदैन का सर्वे किया था। उनसे पूछा था और उनकी जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी, उसके हिसाब से मैंने फिर स्टैटिस्टिक्स निकाल के ये देखा था कि आप अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं, तो आप सिर्फ़ इंग्लिश आती है, आपको कोई ज़बान नहीं आती। तो हुँ, आपके लिए सबसे आसान तरीन ज़ुबान सीखने वाली जो है वो फ्रेंच, ये स्पेनिश, इटालियन, ये आसान तरीन ज़ुबानें हैं। इससे ज़्यादा मुश्किल होगी आपके लिए जो है उर्दू और उससे ज़्यादा मुश्किल होगी अरबिक। ओके, तो ओके। ठीक है, इस हिसाब से देखा जाए तो हम बच्चे को जो है ज़बरदस्ती कम बैठ के भी ज़बरदस्ती ज़ोर-ओ-शोर से अरबी तो सिखा रहे होते हैं, मगर घर के अंदर जो हम उर्दू बोल रहे होते हैं, जो कि अरबी से बहुत मिलती-जुलती है, अगर आपने अरबी के हरूफ पढ़े रखे हैं, तो उर्दू में चंद एक ही ज़्यादा हैं, तो आप आराम से दोनों में इज़ाफ़ा कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसमें मेरा तो ईमान नहीं ख़राब होता अगर मैं अरबी के साथ उर्दू भी पढ़ा दूँ अपने बच्चे को, मतलब मेरा ख़्याल है मेरे बच्चे ज़्यादा उस हिसाब से दोनों चीज़ों को सीखेंगे, बल्कि अभी मेरी बेटी की अरबिक क्लास भी थी, तो उसको मैं घर में उर्दू पढ़ा चुकी हूँ। मेरी बेटी उर्दू के छोटे-छोटे अल्फ़ाज़ भी पढ़ सकती है और हरूफ तो उसको वैसे आते ही हैं, लेकिन थोड़ा-थोड़ा बीच में उसको झिझक होती है, लेकिन छोटे 2-3 हरूफ के अल्फ़ाज़ पढ़ लेती है वो। मैंने उसको सिखाया है, मतलब मैंने कोई क्लास उसकी उस तरह नहीं पढ़ाई उसको, मगर उसकी अरबिक टीचर उसी से वो थी कि उसको याद है सारे, ज़ाहिर-सी बात है वो उसको लिख के भी दिखा रही थी। तो ये क्यों था? क्योंकि मुझे पता है कि
मैं उसको घर में एक चीज़ सिखा सकती हूँ, मुझे ना इसके लिए एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ना कुछ और। हम्म, अलिफ बे हम सबको ही आती है, अल्लाह करे, खुदा करे ऐसा हो अभी तक, लेकिन अलिफ बे हम सबको आती है। आप एक कायदा कायदा भी नहीं है तो आप प्रिंट करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अलिफ बे पढ़नी तो आती है ना, आप ठीक है, आप सिर्फ ये सोचें कि आपने, मेरे ख्याल में बच्चों के लिए ये ज़रूरी है ये सोचना कि उनके माँ-बाप किस तरह देखते हैं उस ज़बान को। अगर उनको अपने माँ-बाप की ज़बान से एक ताल्लुक नहीं नज़र आएगा, तो उन्हें भी कोई शौक नहीं पड़ेगा। अगर आप कहते हैं ना कि बच्चे बड़े होके सीख लेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने उस ज़बान को एक ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाया, एक ताल्लुक नहीं हम्म, रखा, तो बच्चों को क्या पता है? वो तो आपको कॉपी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने अच्छा। आपसे सीखना है। अगर आपने उनको ये दे रहे हैं कि भई उर्दू तो मर रही है, उर्दू को रहने दो, उर्दू किसने पढ़नी है। मतलब जिस लिहाज से दुनिया की आबादी जा रही है, हम्म, उर्दू पे हमें ज़्यादा फ़ोकस रखना चाहिए। हमें उर्दू को ज़्यादा अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए और उसको आगे प्रमोट करना चाहिए, बिकॉज़ ये हमारी आबादी के हिसाब से भी ये एक अहम चीज़ है कि हम इसके बारे में ज़रा सोचें, क्योंकि उर्दू और हिंदी सुनने में तो बहुत मिलती-जुलती हैं। तो अगर हम उर्दू में और नस्तालीक स्क्रिप्ट है, देवनागरी स्क्रिप्ट है, ये सब चीज़ें हैं, ये किसने करनी है, इनके बारे में सोचना किसने है? ये उर्दू बोलने में तो कोई करना पड़ेगा ना, कोई बाहर से आके तो नहीं करेगा। तो बिल्कुल हमने उस चीज़ को छोड़ दिया है। इंग्लिश को हमारी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश भी अलग ज़बान है, मगर इंग्लिश में इतना मवाद है कि अगर आपको कुछ भी ना करें ना, तो भी आपके बच्चों को उनकी हवा से उनको इंग्लिश मिल जाएगी। सीरियसली इतनी ऑक्सीजन की तरह हवा में है ना, इंग्लिश की तादाद फ़िलहाल हमारे पास है। तो अम, और उसमें भी मेरा ख़्याल है कि ज़रूरत इस बात की है कि सिर्फ़ इंग्लिश के 2-3 अल्फ़ाज़ सीख लेने से आप जो है अपने आप को बहुत अक्लमंद समझें या बोलें, तो वो मेरा ख़्याल है वो हमारा एक ज़हनी तौर पर ख़्याल रहता है। लेकिन मतलब अगर आपने लिटरली एक मैंने कहीं पे आर्टिकल पढ़ा था कि कोई 20-30 अल्फ़ाज़ की ऐसी फ़हरिस्त थी कि इंग्लिश के अगर आप ये रट लें और ज़िंदगी का हम्म, एक लफ़्ज़ भी और ना पढ़ें, इनको अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करें, कोई बता ही नहीं सकता कि आप जो है आपको इसके अलावा इंग्लिश आती है कि नहीं आती। मतलब आपने अगर सिर्फ़ बातचीत के हिसाब तक अब सिर्फ़ इंप्रेशन डालने के लिए इंग्लिश सीखनी है ना, तो वो कोई कमाल नहीं है। वो रट्टा मारना है, वो 2 सीधा-सीधा रट्टा है, उसमें कोई कमाल बिल्कुल नहीं है। इंग्लिश को भी सही तरीके से समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उसको सीखने के लिए, उसमें भी मुतालिया ज़रूरी है, उर्दू में भी मुतालिया ज़रूरी है। लेकिन उर्दू का मसला ये है कि उर्दू में बहुत जो इब्तिदाई, जो बहुत छोटे लेवल पर जो मटीरियल होना चाहिए बच्चों को उसके बारे में सिखाने के लिए, बताने के लिए, वो मतलब नापैद है, वो मौजूद ही नहीं है, वो है ही नहीं, ठीक है ना? जो कायदे हम पाकिस्तान के हिसाब से देखते हैं, बल्कि इंटरेस्टिंगली जो एक कायदा मैं जब मेरी बेटी बहुत छोटी थी तो मैंने मँगाया था, उसमें ये से यूनिफ़ॉर्म था, अ, हे से हे वो हेलीकॉप्टर था, हे से। तो मतलब मैंने कहा इससे बेहतर तो मैं खुद से अपना हाथ से बना के बता दूँ कि भई हे से क्या होता है, हाथी होता है, ठीक है ना? हम्म, हम्म, ये से यक्का होता था, याकूत होता बिल्कुल था, इतनी चीज़ें होती थी। लेकिन बिल्कुल ऐसे अपैरेंटली अब इंग्लिश के अल्फ़ाज़ ज़्यादा ज़रूरी हैं और उर्दू जो है वो तो भूल ही गई है अपने अल्फ़ाज़ ना, तो हमारा ये तो कायदे का हाल है। और कायदे में अगर आप इब्तिदाई जो बच्चों को ही आप उर्दू में एक लफ़्ज़ नहीं बताएँगे, तो उसने क्या करना है? उसने क्या आगे जाके उर्दू सीखनी है? उसको क्या शौक होगा? उर्दू सीखने में इसलिए भी थोड़ी मुश्किल है, इसमें अल्फ़ाज़ ज़ाहिर-सी बात है कि जो फ़हरिस्त है अल्फ़ाज़ की बहुत लंबी है। हम्म, सीखने की ज़रूरत है कि आप उसपे तलफ़्फ़ुज़ भी सही रखें, ज़ेर-ज़बर पेश भी होती है, ठीक है? तो हम्म, वो चीज़ें एडवांस्ड में आती हैं, आगे में आती हैं, लेकिन शुरू के जो बेसिक तरीन जो उर्दू की चीज़ें हैं ना, उसमें छोटी-छोटी कहानियाँ बनाना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा करते हैं कि छोटी-छोटी नज़्मों के ज़रिए अल्फ़ाज़ सिखाते हैं और साइट वर्ड्स कहते हैं कि भई आपको देखते ही समझ आ जाओ, जैसे ये है, अगर आप लिखा हुआ पढ़ो तो आपको पता चलेगा ये लिखा हुआ है और ये है लिखा हुआ है। मतलब इस तरह के उर्दू में इस तरह की चीज़ें नहीं है, जो जिस तरीके से कायदा मैंने बचपन में पढ़ा होगा, वही कायदा आज भी है। हम्म, तो ये इसमें कोई इर्तिक़ा वाला हिसाब नहीं हुआ, जो होना चाहिए था। बिल्कुल 2-3 चीजें हैं जो यहाँ पर मुझे आपकी बातों से ना वो आइडेंटिफाई हुई। और इसमें सबसे पहला पहलू यही है कि इलाकाइयत और लिसानियत, हुँ, इसकी बेसिस के ऊपर जो है वो इस बुनियाद पे जो हमने उर्दू के साथ नाइंसाफी किया है, वो हुँ, उसका नुकसान जो है वो उर्दू अब तक उठा रही है। सही है।
इवन ये इस तरह से भी है कि इवन अगर लोग बाहर भी चले जाते हैं, मुल्क से बाहर भी, तो भी शायद उनके लिए अपने इलाके की ज़बान शायद जो है वो आपस हुँ, में जब वो एक जो है वो महफ़िल में मौजूद हों या कम्युनिटी की बेसिस के ऊपर वो डिस्कशन करते हों, तो वहाँ पर उनकी शायद इलाकाई ज़बान ज़्यादा है ना वो अहमियत की हामिल हो बनिस्बत उर्दू के। दूसरी चीज़ बिल्कुल। इसी में जो आती है इससे मुंसलिक वो यही है कि ओनरशिप जो आप बात कर रही हैं ना, मतलब हुँ, उर्दू को ओन तो मैंने और आपने करना है ना, ठीक है? हुँ, भले मैं बिल्कुल। आप पाकिस्तान से बाहर हो या पाकिस्तान में, हमारे यहाँ तो मामला ये है और इससे जो तीसरी बात लिंक होती है वो यही होती है कि हमने जो ज़हानत का जो पहलू बनाया है ना, ठीक है हुँ, ना? हुँ, स्मार्ट होने का, इंटेलिजेंट होने का, वो हुँ, हमने बना दिया है इंग्लिश से लिंक कर दिया, ठीक है? हुँ, बिल्कुल। अगर मुझे उर्दू आती है, लेकिन अगर मुझे इंग्लिश कम आती है, हुँ, तो मैं शायद जो है वो कम अक्लमंद हूँ, कम ज़हीन हूँ, कम स्मार्ट हूँ, सही है? तो बिल्कुल। ये 2-3 चीज़ें हैं कि आप ओनरशिप नहीं ले रहे, सही है ना? हुँ, आपकी अपने लिए, ठीक है ना? क्योंकि इसमें फिर ये कल्चर का फैक्टर भी तो आता है ना कि आपके पास हिस्टोरिकली इतना रिच और स्ट्रॉन्ग कल्चर मौजूद है, ठीक है ना? हुँ, हुँ, अगर आपको इन चीज़ों से मुंसलिक कहानियाँ, वो जो एक लोक कहानियाँ कॉन्सेप्ट होता था, आपको याद होगा कि हुँ, आपके रिसाले के अंदर आपको मुख्तलिफ इलाकाई लोक कहानियाँ मिल जाती थी। अब हुँ, वो हुँ, चीज़ क्या है कि वो लिखी भी शायद आप पार्ट उर्दू में रही हैं, लेकिन आपको मुख्तलिफ जो है ना वो आपके मुल्क के इलाकों की बारे में जो उसकी कहानियाँ हैं, वो आपको पढ़ने को मिल रही हैं। तो हुँ, हुँ, उर्दू इज़ द सेम, उर्दू आपके फ्रंट एंड पे फ्रंट फेसिंग पे ना उर्दू मौजूद है, सही है? और वो उसके पीछे आपको मुख्तलिफ इलाकों की आपको एक तरह ना सैर करवा रही है। अब ये हुँ, चीज़ है वो हम लोग पढ़ते हुए ना वो आगे बढ़े, ठीक है? लेकिन अगेन उस वक़्त रिसाले मौजूद थे, उस वक़्त वो थी कि आपके पास है ना वो मुख्तलिफ ज़राए मौजूद थे, घर में बोली जाती थी और वो हमारा एक जो अब इंग्लिश में बेड टाइम स्टोरीज़ का कॉन्सेप्ट है, वो हमारा जो वो पहले होता था कि वालिद या वालिदा या घर का कोई बड़ा आपको लोरी सुना रहा है, वो उर्दू में होता, ठीक है ना? हुँ, हुँ, आपको बेड टाइम स्टोरीज़ आपकी उसमें होती थी उर्दू के अंदर, सही है? तो वो वहाँ से आपका एक बड़ा ये है ना कि क्लोज़ सा एक एक ताल्लुक है, जो कि हुँ, काफ़ी हद तक आपका है ना वो गहरा लगाव उर्दू से डेवलप हुआ। हुँ, हुँ, अब वो चीज़ वक़्त के साथ-साथ अगेन जो आप इर्तिक़ा की बात कर रही हैं, ना ये हुआ कि वो चीज़ आगे बढ़ती, ठीक है ना? हुँ, कि मज़ीद उस चीज़ के अंदर जो है ना वो कुछ बेहतरी लाई जाती, बल्कि जो हमारे जो लिटरल मीनिंग्स हैं, ठीक है ना? ऑफ उर्दू को पढ़ने के, उर्दू को समझने के, ठीक है? उनके अंदर भी कोई डेवलपमेंट नहीं हो हुँ, सकी। इसी वजह से बिल्कुल। अगर आप उर्दू के निसाब की बात भी कर लें, तो इंतहाई हुँ, मादरत के साथ जो यहाँ के बोर्ड के जो उर्दू निसाब हैं, वो हुँ, बिल्कुल सेम है, जो कि जो है वो पिछली जनरेशन ने पढ़े थे, वो आज की जनरेशन भी वही पढ़ रही है और उससे आगे वाली जनरेशन भी शायद शायद वही पढ़े। तो ये उम्मीद है ऐसा नहीं इर्तिक़ा होगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हुँ, तो ये चीज़ें होती हैं और एक एक जो हम इसकी बात करते हैं ना कि जो हमने ज़हनी सलाहियतों को लिंक कर लिया, वो कहीं न कहीं एज़ अ नेशन आपकी जो है वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है ना उसको भी ज़ाहिर कर रही होती है हाँ, कि जिसकी इस बेसिस के ऊपर जो है वो आप इसको बेंचमार्क बना लो कि हुँ, किस बेसिस के ऊपर जो है वो इंग्लिश या उर्दू आप जब इसके कंपैरिज़न में चले जाते हो देखिए दोनों ज़बानें तो दोनों है ना, सही है? और इस तरह की बेशुमार ज़बान है, ठीक है? और हर ज़बान का अपना हुस्न है, हर ज़बान अपने साथ सारी सकाफ़त और तहज़ीब पूरी है ना वो साथ लेके चल रही होती है। तो हुँ, अगेन यही है कि आपने सिर्फ़ उर्दू बोलने की हद तक, ठीक है ना, लोगों को इम्प्रेस करने की हद तक अगर आपने इंग्लिश बोलनी है, ठीक है ना? और बजाय से कि आपको कोई बैकग्राउंड नहीं पता, ठीक है ना? आपने उसको से आँखों सबक से हट के सिर्फ़ इंग्लिश है ना वो झाड़ने हुँ, के लिए अगर आपने सीखी है, ठीक है ना? हुँ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बनिस्बत इस पे कि आपके पास उर्दू में सहूलियत ये है कि आपके पास तहज़ीब और सकाफ़त मौजूद है। सिर्फ़ ये हुँ, है कि आपने उर्दू को अपनाना है, सही है ना? तो वो एक कनेक्शन बन जाएगा कि एक मटीरियल और नॉन मटीरियल है ना, वो दोनों चीज़ें कोलाइड कर जाएँगी और आपको अल्टीमेटली उससे फ़ायदा होगा। यहाँ इंग्लिश में जो हमारे पास इश्यू आता है, वो यही आता है कि हमारे पास कल्चर वो नहीं है, ठीक है ना? चलें लेट्स से आप जो है वो यू रिसाइडिंग देयर इन यूएस तो आपके पास फिर भी जो आप बात कर रहे हैं हवा में मौजूद है, तो सकाफ़त वहाँ पर फिर भी मौजूद है। जो फैमिलीज़ यहाँ आई रह रही हैं विश। पाकिस्तान के अंदर तो उनके इसमें उनके पास इसमें इसमें एक बात मैं एक एक तो जी, ये चीज़ है कि अगेन ये सब चीज़ें मैं बहुत गहराई में इसके बारे में सोचती नहीं हूँ। मेरा ख़्याल में कि सबसे जो अहम चीज़ है ना, जो हम एक चीज़ नहीं करते, वो मतलब कहते हैं जहाँ उर्दू में एक बहुत सादी सी एक बात है, जहाँ चाह है, वहाँ राह है। ठीक है ना? ठीक है ना? तो अगर आपके दिल में एक चीज़ बसती है, तो आप उसके लिए रास्ता निकाल लेंगे। आप उसके लिए ये नहीं सोचेंगे कि आपके लिए किसने असबाब बनाए या क्या नहीं। अब मैं उर्दू की, जैसे आप कह रहे थे कि कहानी सुनाने की, तो अ, मेरा ख़्याल में कहानी से बेहतर कोई और तरीका नहीं है
किसी भी ज़बान को सीखने का, उससे ताल्लुक़ बनाने का, और लोक कहानियाँ उसका बिल्कुल एक हिस्सा हैं। मगर जैसे अब यहाँ पर मेरा ख़्याल है कि हम ये सोचते रह जाते हैं कि हमारी जो पुरानी जो लिखी हुई जो उर्दू अदब की चीज़ें हैं, उसको हम सीखें, पढ़ें, जो कि एक अच्छी चीज़ है। मगर मेरे ख़्याल में हम ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास खुद से अभी लिखने की ज़हनी आपके पास नहीं है तवानाई, तो जो लोगों ने इंग्लिश में किताबें लिखी हैं, हम उनका तर्जुमा क्यों नहीं करते उर्दू में? बिल्कुल। जो इंग्लिश में एक मशहूर किताब है, एक ऑथर ने लिखी है, जिसकी इतनी मिलियन कॉपियाँ फ़रोख्त हुई हैं, आप उससे लेके उस पूछो और आप उसके उर्दू का तर्जुमा कर दो। ठीक है, आप उसके लिए उर्दू में उस पे करो। मैंने मतलब मुझे इस बात की झिझक समझ नहीं आती कि हमें उस किताब को इंग्लिश में ही पढ़ना है, चाहे हमें समझ अलिफ बे भी ना आए। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम उसकी कॉपी नहीं बना रहे, हमने उसका चरबा नहीं बनाना, उसका छापा नहीं करना। हमने बाकायदा इजाज़त, तहरीरी इजाज़त लेकर, जिस तरह आप राइट्स लेते हैं, अब एक जो अगर आप नेटफ्लिक्स देखें या और चीज़ें देखें, तो वहाँ पर किस-किस ज़बान में, कोरियन में और मतलब स्पेनिश में, जर्मन में, कोई ज़बान नहीं बिल्कुल। छोड़ी उन्होंने, ठीक है ना? बिल्कुल। क्यों क्यों उनको शौक पड़ा? हिंदी की बेतहाशा है, क्यों है? क्योंकि उनको पता है कि जब आप एक एक मार्केट है जहाँ पर लोगों की, जिन्होंने जो खरीद सकते हैं आपकी सर्विस, अगर आप उनसे उनकी ज़बान में बात करेंगे, तो हुँ। आपकी बात उनके दिल तक जाएगी, ठीक है ना? हुँ। अगर वो कहते हैं कि हम आपको ये 50 मूवियाँ दिखा रहे हैं और उनमें से 50 में से जो हैं 10 जो हैं वो उर्दू की हैं, तो आप उससे पास जाएँगे, या वो एक दूसरा बंदा कहेगा आपके पास 50 में से 40 की 40 उर्दू हैं, 40 उर्दू हैं, 50 जो 10 इंग्लिश हैं। आपका दिल खुद ब खुद कौन-सी वाली मूवी देखने को चाहेगा? कि आपको कुरैत तो लगेगी ना कि उर्दू में कौन-सी मूवी है इसके पास, जो इसके हुँ। पास ज़्यादा, इसके पास कम है। मतलब बिल्कुल। आपको इंग्लिश की मूवी का शौक नहीं होगा, क्योंकि आपके घर में अम्मा बने इंग्लिश नहीं, मेरे अम्मा बने बोली इंग्लिश मतलब मुझे तो कभी उस तरह मेरा तो कुरैती है कि मेरा पाकिस्तानी मेरी जो ज़बान बोल रहा है, हुँ। मैंने अगर उसकी क्वालिटी अभी इतनी अच्छी नहीं भी है, तो भी हुँ। मैं इस मकसद से उसके काम को देखना चाहूँगी कि उसे सपोर्ट करूँ और उसे हौसला मिले कि वो ये बनाता रहे, वो छोड़ ना दे हिम्मत। बिल्कुल। क्योंकि ये हमारे लिए आपस में एक-दूसरे को नीचा दिखाने वाली तो बात ही नहीं है। ये हम अपने आपस में लड़ने का मतलब है अपना नुकसान कर रहे हैं, ये तो दुनिया से लड़ने वाली बात है। ठीक है बिल्कुल। ना? आप जो उर्दू में एक बात कर रहे हैं, एक-दूसरे को समझाने के लिए कर रहे हैं। अगर आप एक-दूसरे की बात सुन नहीं सकते तहम्मुल से और एक-दूसरे की बात समझ नहीं सकते, तो आपने ज़बान तो आप इंग्लिश में बोल लो, उर्दू जो मर्ज़ी बोल लो, इट डज़न्ट मैटर, फ़र्क नहीं पड़ता। सुनने का हौसला होना चाहिए। अपनी अपनी आपको अम, आपके ऊपर अगर कोई आपको ऐसा कोई बात करता है, कोई तज्ज़िया बताता है, कोई ऐसी करता है कि तनकीद करता है आपके ऊपर, उसको सुनने का भी हौसला होना चाहिए, क्योंकि तनकीद के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तनकीद सुने बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको क्या पता कि आप जो काम कर रहे हो, उसको लोग क्या समझ रहे हैं या उसमें क्या फीडबैक दे रहे हैं। आपके काम में इम्ला की गलती है, कहानी की गलती है, कंटेंट की गलती है, प्लेटफ़ॉर्म की गलती है, क्या चीज़ है? किस चीज़ पे अ, अटक रहे हो? वो चीज़ें सीखना तभी आती है जब आप तजुर्बे से करते हो कुछ। आप ये बैठे-बैठे घर में तो बैठे हुए अल्लाह मियाँ की तरफ से वही तो नहीं आएगी ना। आपने जो भी मेहनत का काम होता है ना, हमारा सोच ये होती है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको डॉक्टर बना देते हैं ना दिल ही दिल में। हम ये नहीं सोचते कि उसके अंदर जो डॉक्टर भी एक पेशा है, डॉक्टरी भी एक पेशा है, इंजीनियरिंग भी एक पेशा है और लिखने वाले का भी एक पेशा है, और ये सब पेशों की अपनी-अपनी जगह अहमियत है। हम उस तरह से नहीं देखते। बच्चे को जो अहम एक शौक, ख़्याल है जो हमें देना चाहिए, वो ये है कि तुमने सीखना है। जहाँ हुँ। से इल्म मैंने सीखना है। अब जब हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, क्या कहते हैं? उन्होंने क्या कहा था? इल्म सीखने जाओ चाहे चीन तक जाना पड़े। तो उस ज़माने में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चीन में कितने लोग अरबी बोलते थे? मतलब मकसद तो ये ना कि हम उस चीज़ के बारे में अटक जाते हैं। हम ये नहीं सोचते भई जब मुसलमानों की अरूज था, जब मुसलमानों का अरूज था, उसमें उन्होंने बेतहाशा लाइब्रेरियाँ, मदरसे, मस्जिद के साथ मदरसा होना ज़रूरी था। अभी भी अगर आप तुर्की जाएँ, तो वहाँ हुँ। उनकी मस्जिदें देखकर मैं तो कहती हूँ मैं मैं कभी किसी मस्जिद में बैठकर मेरा दिल नहीं किया बैठ के इतनी देर वक़्त गुज़ारने का, जितना तुर्की में मस्जिद होगा, क्योंकि उन्होंने उनको मस्जिद से वो आगे बढ़ा चुके हैं। उनको वो एक कम्युनिटी सेंटर का उन्होंने दिया हुआ है। उसमें वो आपकी तालीम व तदरीस भी होती है। तो आपकी जो मज़हबी तालीम के साथ-साथ रूहानी तालीम भी है, दुनियावी तालीम भी है।
क्योंकि आपने सिर्फ मज़हब नहीं सीखना, आपने दुनिया के भी असरार और रुमूज़ सीखने हैं, दुनिया में लोगों ने और जो बात की है, उनसे सीखें। मैं तो कहती हूँ इल्म जो है उसमें उसके मामले में आपको सेल्फ़िश होना चाहिए। उसके मामले में तो आपको कहना चाहिए कि मुझे जहाँ से पता चले, मुझे मैं पकड़ तो हमें अपने बच्चों को भी यही सिखाना है कि हम्म, तुम्हें अगर उर्दू में अच्छी बात नज़र आती है, उर्दू से सीखो। इंग्लिश में अच्छी बात नज़र आती है, इंग्लिश से सीखो। फ़ारसी में अच्छी बात नज़र आती है, फ़ारसी में सीखो। लाइक हमें उस मीडियम को तो एक चैलेंज बनना ही नहीं देना चाहिए, जो कि मेरा ख़्याल है अब गूगल ट्रांसलेट और क्या-क्या ऐसी-ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं कि ये तो अब एक बहाना भी नहीं है ना कि हम सीख नहीं सकते, ठीक है ना? ये बिल्कुल। बहाना भी नहीं है। आप अगर कहते हो तो यानी कि आप अपने आप को ढकोसला दे रहे हो। आप बस काम नहीं करना चाहते। जो भी आपने काम करना है, जो कभी भी प्लेट में रख के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है? दुनिया का ये नाम ही नहीं है। आपको मेहनत करनी है। अब आपने किस मकसद के लिए मेहनत करनी है, ये आपकी नीयत पर है। ये आपके ऊपर है। अगर आपने मशहूर होने के रास्ते जाना है, तो उसके बहुत तरीके हैं। अगर आपने मशहूर मशहूरी की परवाह किए बगैर अपने दिल की आवाज़ सुन के जो आपको पसंद आया है, जो आपको करना है, जो आपको सीखना है, उसके बारे में सीखोगे तो ज़िंदगी खुद ब खुद रास्ते खोलती जाएगी। हुँ, मेरा तजुर्बा अभी तक ये है कि मैंने जब ये शुरू भी किया अपना उर्दू के अंदर लिखना, तो मेरे जो इर्द-गिर्द कम्युनिटी है, लोग ऐसे दिल से वो कह रहे हैं कि मतलब तुम हमारे बच्चों को सिखाओ, हमारे बच्चों को सिखाओ। मतलब वो इस चीज़ की अहमियत देख रहे हैं कि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है हुँ, और इंटरनेट जो 10 साल पहले था आज वो नहीं है, आज उससे बहुत आगे तरक्की कर चुका है। लेकिन हमारी सोच अभी तक वही 10 साल पुरानी वाली ही है, 20 साल, 30 साल पुरानी वाली है, पिछली सदी वाली बल्कि कहना चाहिए है। हम इसी बात से ही नहीं निकल रहे कि ज़ुबान किस हद तक हमें सीखनी है, किस हद तक बोलनी है। हुँ, तो इसके लिए मेरा ख़्याल है आप सिर्फ़ ज़ुबान से आगे निकल के उसके जो कहते हैं ना कंटेंट मवाद, हुँ, मवाद क्या हुँ, है? कंटेंट का लफ्ज़ आजकल बहुत सुनते हैं हम इधर-उधर। हुँ, कंटेंट होता क्या है? आपकी जो बात है, जो आपका एक मवाद है, जो आपने एक दिल की बात करनी है, वो आपको जिस ज़बान में भी सीखनी है आप सीखो। उसमें ज़बान की कैद नहीं है, उसमें उम्र की कैद नहीं है, उसमें तजुर्बे की कैद नहीं है। आप जिस मर्ज़ी आउटलेट से आपको मिलता है, आपको किसी और ज़बान में कोई सिखा रहा है, आप उससे सीखो। मतलब हुँ, इसमें तो कभी भी अ, ये देखिए ना जो हमारा मज़हब जो सिखाता है ना, मैं उसी की बात कर रही हूँ, मैं कोई हट के बात नहीं कर रही और उसी की वजह से मुझे होता है कि भई हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो जो थी, शी वाज़ अ सक्सेसफुल बिज़नेस वुमन, ठीक है ना? तो आपका क्या ख़्याल है कि उन्होंने कभी नहीं पढ़ा होगा, लिखा नहीं होगा लाइक वो अच्छी भली डेफ़िनिटली। पढ़ी-लिखी होगी। मतलब हमारी जो मज़हब में इतनी अच्छी हमारे पास रोल मॉडल्स मौजूद हैं, जो कि इतनी अच्छी उन्होंने एक हमारे लिए मिसाल बनाई हुई है। हुँ, हम जिन चीज़ों के बारे में बहस कर रहे हैं, उनका इस तो हमारी मतलब उसका अगर आपने एक लड़ाई जीत भी ली है कि भई ये ज़बान इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा ठीक है, आपको नहीं लगती, ठीक है, आपका ये हुँ, ओपिनियन है, तो ठीक है, आपने एक बात कर दी, मूव ऑन लाइक उससे अगली बात करें, ठीक है, ये आपको ज़बान नहीं पसंद, आप ना ये ज़बान सीखो, आप हुँ, एक दूसरी ज़बान सीख लो, अपने बच्चों को सिखाओ। हमारे बच्चे जो जिस उम्र में से गुज़र रहे हैं अभी जिस तरह इतना मुश्किल होता जा रहा है, उनके मीडिया जो है, उन अपने कस्टमर्स बनाने के चक्करों में है। को हर तरह के तरीके से अपनी तरफ खींचता है, हर हर रंग में, हर तरीके से। तो अ, वालिदैन होने के नाते तो मेरा ख़्याल है हमारे लिए ये मसला तो 2 गुना 3 गुना बढ़ गया है कि हम अपने बच्चों को अपने आप से जुड़ा कैसे रखें कि वो इस उम्र में एक्सक्यूज़ मी जब उन्हें हिफ़ाज़त करने की ज़रूरत है, हम हमसे दूर होते जा रहे हैं और उसकी वजह यही है कि हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे कि अपना जो राब्ता एक रखना है आपस में उसको पक्का करने का, एक साथ जुड़ा रहने का ज़ुबान एक बहुत अहम और बहुत कीमती तरीका है, जो कि हमारे मतलब हमें आती है ये कोई हमने बाज़ार से नहीं लेके आए, नहीं हमारे पास मौजूद है एक चीज़ और इसको इस्तेमाल करना ना करना जो है वो बिल्कुल सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे अपने ऊपर है। ये कोई हमें आके नहीं कहेगा, ये अगर हमने इस चीज़ को अहमियत देंगे तो कोई और आके नहीं हमें ये बताएगा। ठीक है ना? बिल्कुल। इसको इसको जो है वो मुझे लगता है कि अपना असासा समझते हुए ना सही है, इसकी बेहतरी के लिए जितना मतलब अभी की जनरेशन कर सकती है, सही ना? वो मुझे लगता है काफ़ी हद तक मुमकिन है। क्योंकि वही बात है जितनी तेज़ी से है ना वो ज़माना चेंज बदल रहा है, ठीक है? और चीज़ें है ना वो आगे की तरफ जा रही हैं, ठीक है? तो हुँ, जब टेक्नोलॉजी जो है वो लैंग्वेजेज़ को साथ लेके आगे बढ़ रही है, ठीक है? तो हुँ, अगर हुँ, उर्दू उर्दू उसमें कहीं पीछे रह गई,
तो मुझे लगता है कि अगले ना वो 20 सालों के अंदर शायद उर्दू है ना वो हो सकता है कि मालूम हो जाए, सही है ना? वैसे तो ये बहुत मुश्किल है ये मुमकिन होना, लेकिन इसमें होता यही है कि जो है वो हर हर इलाके का जो है वो जहाँ भी उर्दू कहीं बोली जाती है, ठीक है, वहाँ के अफ़राद अगर जो है वो इसकी अहमियत को समझें, ठीक है, और उसके बाद फिर जो है ना वो अपने आपस के ताल्लुकात के अंदर, मैं ये नहीं कहता कि आपको जो है ना वो इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए, एक ये भी बड़ा पहलू होता है, ठीक है ना, कि जो आप बाइलिंगुअल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ती हैं, ठीक है, अगेन मैं अपनी पॉडकास्ट के ऊपर ये चूँकि मेरे पास इंटरनेशनल गेस्ट भी आते हैं और जो है वो आमतौर पे उर्दू के भी काफ़ी सारे लोग हैं, तो मेरी पॉडकास्ट भी बाइलिंगुअल जो है वो उस मूड पे चल रही होती है। लेकिन पॉइंट ये है कि आपके लिए ज़बान की अहमियत है, सही है, अगर आपको पता है कि उर्दू मुझे मेरे खानदान वालों से, मेरे घर वालों से, मेरे आस-पास के जो अफ़राद हैं, उनसे कनेक्ट कर सकती है, तो इंग्लिश भी वो एक ज़बान है, ठीक है ना, जिसमें कोई कबात नहीं है जिसके सीखने में, ठीक है ना, और वो भी मुझे ना वो पूरी मतलब जो मेजॉरिटी जो दुनिया है, ठीक है ना, उससे मुझे मुंसलिक करवा सकती है। तो इसमें अहम बात ये है कि पहले मैं वो चीज़ सीखूँ, जो मेरे घर वालों के लिए अहम है, जो मेरे लिए अहम है, ठीक है ना? ताकि मैं उन लोगों को तो अपने आस-पास जमा कर सकूँ जो हम ख़्याल हैं, ठीक है ना? जिनसे है ना वो किसी आम मौज़ू पर बात हो सकती है। उसके बाद फिर एक एडिशनल स्टेप है जहाँ पर जो है ना मुझे पता है कि इंटरनेशनली इंग्लिश की अहमियत है और दीगर ज़बानों की अहमियत है। तो आप एक से दूसरी ज़बान पे जाते हैं एंड फिर आप इस चीज़ को कंटिन्यू करते-करते, लेकिन बेस आप अपनी रखें उर्दू के ऊपर, जो आपका असास है। और फिर आप जो है उसको हर ज़बान को उसके उसूल के मुताबिक सीखते हुए आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरा ख़्याल में यही बात है कि जो असासा वाली बात भी यही है कि ना कई लोगों को इस बात से भी इख्तिलाफ़ होता है कि हम उर्दू तो नहीं, हमारे बच्चे तो नहीं उर्दू सीखेंगे, हमारे बच्चे तो स्पेनिश सीखेंगे, ये सीखेंगे। मैंने कहा ठीक है, सौ बिस्मिल्लाह सिखाओ, बच्चों को ज़ुबान सिखाओ। आप हुँ, उर्दू को एक हर किसी के दिल में शायद वो हैसियत ना हो उर्दू की, और आई थिंक उसमें कसूर थोड़ा ये भी है कि हमसे जो पिछली जनरेशन जो हमारे जिस टाइम पर मेरा ख़्याल है 20 साल के करीब में समझ लें कि जो टाइम है, उस टाइम पे मैंने खुद भी ये चीज़ मेरा तज्ज़िया रहा है कि जो उर्दू बोलने का जो हमारा एक मयार था, आम रोज़मर्रा की गुफ्तगू में, टीवी में, मीडिया में, वो दिन-ब-दिन गिरता जा रहा है। मतलब कि इम्ला, हिज्जे की गलतियाँ आम होती जा रही हैं, ज़े और ज़ाल में फ़र्क हमारा गुम होता जा रहा है। बहुत कॉमन चीज़ें जो कि इस बात की निशानदेही करती हैं कि हमारा जो तालीमी मयार की जो है, जो निज़ाम जिस तरह चल रहा है, उसमें हमने उर्दू को जो है उस तरह अहमियत नहीं दी हुई, और आई थिंक मेरे ख़्याल में कि निज़ाम तालीम को तब्दील करने की बात करने का मतलब है कि आपने हाथ छोड़ दिए, ठीक है ना? आपने कहा कि भई ये तो मेरे आउट ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, आप निज़ाम तालीम को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन आप घर में अपने बच्चे को तो थोड़ा बहुत पढ़ा सकते हो। मतलब पढ़ाने का तो मकसद क्या है कि घर में आप उर्दू की किताबें रखें, और अगर आपको सादा उर्दू की किताबें नहीं मिलती, तो एक आसान तरीका है कि जो बच्चा इंग्लिश की किताब पढ़े, जो मैं भी करती हूँ क्योंकि मेरे पास भी ये मसला है, इंग्लिश की किताबें उर्दू में पढ़ाएँ। इंग्लिश की किताब सही। इंग्लिश में 1 लाइन पढ़ी, यही लाइन उर्दू में बोली, एक आध लफ्ज़ बच्चे से पूछा, येलो को उर्दू में क्या कहते हैं? आपने एक सबक दे दिया बच्चे को। आपने उस हुँ, वक़्त आपके पास एक्सक्यूज़ ही मैंने ख़त्म कर दिया ना, ठीक है, अपने बच्चे को उर्दू सिखाने का। अगर आपको खुद उर्दू नहीं आती, आप उर्दू खुद पढ़ें, खुद सीखें, बच्चे के साथ पढ़ें। बच्चा आपको साथ देखे, मेरी बेटी मुझे देख के आईपैड पे उर्दू टाइप करती है। मतलब मैंने उसको नहीं कहा, वो मुझे देख हुँ, के करती है, क्योंकि मैंने उसको कभी उसको जब लगा कि मैं एक चीज़ सीख रही हूँ, तो उसका खुद ब खुद उसमें शौक बढ़ गया। तो हुँ, ये एक चीज़, और फिर यही बात है कि जो अगर आपने एक ज़बान को ज़बान समझ के दिल से एक हुनर, एक फ़न, एक ज़हन की मतलब एक हिसाब से, अपनी ज़हनी सेहत के हिसाब से उसको देखा जाए, उस हिसाब से हुँ, अगर आप पढ़े हैं, तो आपका खुद ब खुद उसके बारे में ख़्याल बदल जाएगा, क्योंकि आप उसको एक अ, तासुबाना नज़र से नहीं देख रहे, उसको एक ज़बान, एक गैर जानिबदाराना जिसे कहते हैं, इस तरीके से देख रहे हैं कि जिसमें बिल्कुल। ज़ुबान, देखिए ना, ज़बान का कोई मुल्क नहीं होता, कोई मज़हब नहीं होता। हम उसको दे देते हैं, ठीक है ना? वो हुँ, हमारी सियासी और आपस की जो बातें होती हैं, उनकी वज़ह से ऐसी चीज़ें होती हैं, मगर अ, बिल्कुल जो बेसिक जो काम है ज़बान का, वो है आपस में राब्ता, हुँ, बातचीत, और उसके लिए बच्चों को भी सिखाने का ये तरीका ये इसीलिए ज़रूरी है कि मतलब मेरे ख़्याल में अगर आप बच्चे को थोड़ी बहुत कसक-नफ़सी से काम लेते हुए थोड़े बहुत अल्फ़ाज़ सिखा दिए, शुरू में वो भी चलेगा, लेकिन बच्चे इस चीज़ को देख लेंगे कि आप कितने दिल से उन्हें सिखा रहे हैं। तो हुँ, अगर आप बच्चों को मतलब आपने अगर रोज़ नहीं पढ़नी, कोई बात नहीं। हफ़्ते में 1 दफ़ा, हफ़्ते में 2 दफ़ा, महीने में 2 हुँ, दफ़ा, जितना आप कर सकते हैं आप शुरू करें, लेकिन जब करें तो मुतवातिर तरीके से करते रहें,
और चंद एक चीज़ों के बारे में सोचते रहें कि आप अपने बच्चे की सोच को कैसे ऐसे कर सकते हैं कि वो ज़बान की तरह सीखे और उसको उसमें भी उसी तरह पढ़ने की कोशिश करे जिस तरह वो इंग्लिश को पढ़ने की कोशिश करता है। क्योंकि मेरे भी ख़्याल में यही था, अपनी बेटी के लिए यही था कि वो उर्दू कैसे पढ़ेगी, कितनी मुश्किल है, तो हरूफ कितने मुश्किल होते हैं, इनकी इतनी डिफ़रेंट शक्लें होती हैं। हुँ, लेकिन उसको मुझे सिर्फ़ चंद एक बार बताना पड़ा है कि ये हरूफ की आधी शक्ल है और ये हरूफ हुँ, जुड़ते हैं। और उसको फ़ौरन से अंदाज़ा हो गया कि भई इस ज़बान का तरीका मुख्तलिफ़ है इंग्लिश से। हुँ, तो वो उसको ये भी ज़ाहिर-सी बात है, जब उसको मैंने छोटी उम्र में शुरू की हैं दोनों चीज़ें, ताकि मैं उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं करना चाहती। उसके लिए आसान जितना होगा अभी, बाद में हुँ, भी वो इसको जारी रखने का ज़्यादा चांसेज़ हैं। हुँ, तो मकसद ये है कि हम अपने ज़हन में बहुत से मफ़रूज़े लेके बैठते हैं, लेकिन हमारे बच्चे माशाल्लाह बहुत होनहार हैं। पाकिस्तान के जो लोग इधर-उधर जाते हैं, उनकी ज़हानत के तो चर्चे होते हैं हर जगह कि मतलब इतनी ज़हीन कौम है। तो अपनी ज़हानत थोड़ी-सी मीम से हटा के और चीज़ों से हटा के ज़रा मैं 1% भी अगर आप उर्दू की बेसिक उस पे शुरू कर देंगे ना, तो हुँ, आपकी नस्ल को बहुत फ़ायदा होगा। मतलब उससे आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये मैं अपने तजुर्बे से बता रही हूँ कि यहाँ पाकिस्तान से बाहर रहते हुए अपनी बेटी को भी सिखाने का जो मुझे मैंने फुल टाइम जॉब की तरह नहीं किया। मैंने हुँ, बाकी चीज़ें भी की हैं, साथ में उसको किया, लेकिन इतना मुश्किल जो मेरे ज़हन में था ना, वो मैंने ज़हन में रखा हुआ था, जितना उतना वो ज़हन में ही रहा मेरे। दर हकीकत बच्चों को सिर्फ़ एक इंस्पिरेशन आप इससे चाहिए होती है, एक आपको देखते हैं कि मेरे माँ-बाप इस चीज़ को अहमियत दे रहे हैं, तो मैं भी इसको अहमियत दूँ। ये उनके अंदर तभी आता है, जो चाहे जिस मर्ज़ी, ये सिर्फ़ ज़बान की बात नहीं है, हर चीज़ के बारे में, हुँ, रिलिजन, हुँ, पर्सनैलिटी, हर चीज़ में आपको देखेंगे सबसे पहले वो। अगर आप उनको आइडेंटिटी दें और उनको एक तरीका दें, तरीका क्या आसान तरीन है, अलिफ-बे का चार्ट दें और साथ 2 हफ्ते में, 2 महीने में जब भी आप कर सकते हैं, हरूफ़ तहज्जुद उनके रिवाइज़ करा दें। उनको सिंपल तरीन तरीके से कोई नज़्में सिखा दें उर्दू की। मेरी 2.5 साल की बेटी जो है, वो गाती है आलू मियाँ कहाँ गए थे? वो पूरा लहक-लहक के गाती है और उसको मैंने कोई 2 या 3 दफ़ा सुनाया, बट उसको शौक है, क्योंकि ज़बान के अंदर जो मेलोडी भी होती है ना, ये भी हम नहीं सोचते कि कायदा जो है ना, मेलोडी नहीं होती। आप इंग्लिश उठा के देख लें टीवी पे, एबीसी बचपन से वही उसकी एक टोन है। अलिफ हुँ, बे की भी आप बना सकते हैं, मुश्किल नहीं है। मैं सुन चुकी हूँ ऑनलाइन भी, पिटारी पे भी एक है, गाना है। मैंने खुद भी एक बच्चों के लिए छोटे बचपन में बनाया था, जब मुझे पता ही नहीं था कि एग्ज़िस्ट भी करता होगा कुछ। तो और भी लोग कर रहे हैं कोशिश, मतलब कि मुझे ये देख के हौसला होता है कि चंद और माएँ भी जो पाकिस्तान से बाहर भी हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो उसको थोड़ा इंग्लिश से मिलते-जुलते, उससे इंस्पायर होके थोड़ा आसान करें बच्चों के लिए। हुँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा अहम यही है कि आप इस लेवल पर उस बच्चे को सिखाएँ। और मेरा ख़्याल है कि ये इतना मुश्किल हमारे ज़हन में है, कई चीज़ों के हुँ, मामले में। दर हकीकत ये उतना मुश्किल नहीं, जितना हम अपनी सोच से निकल के ज़रा देखें ना, थोड़ा-सा कहते हैं ना कि एक इम्पार्शियल तरीके से, बाहर के व्यू से देखने की कोशिश करें उस चीज़ को। थोड़ा-सा अपने आप, अपने ये कोई सेल्फिश वाली बात है, इल्म के सेल्फिश होने की बात, कि आपके लिए क्या है? आपके बच्चे के लिए क्या फ़ायदा है? हुँ, और अगर आपका बच्चा बाइलिंगुअल है, तो उसको बेतहाशा फ़ायदे हैं। मतलब इसमें कोई एक फ़ायदा तो है भी नहीं। अगर आप चाहें तो गूगल करके देख लें बाइलिंगुअलिज़्म के फ़ायदे, लिस्ट हुँ, भरी पड़ी है, ठीक है? तो अगर आपको ज़रा भी शक है तो आप उस पे देख सकते हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये ऐसी अनहोनी बात नहीं है। और उर्दू को हम जितना मुश्किल गर्दानते हैं ना, उसमें बच्चों के लेवल में हमें अदब की भी डेफ़िनिटली ज़रूरत है, कहानियाँ, किताबें लिखने की ज़रूरत है। तो हुँ, ये पे तहज्जी से उनको सिखाना, उनको मतलब ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अगर उनको ये बेसिक चीज़ नहीं आ रही, तो वो यकीनन आगे भी वो अटकेंगे, ठीक है ना? हुँ, तो अगर आप उनको बेसिक एक दफ़ा दें और उनको सादा चीज़ें पढ़ने की थोड़ी अहलियत दें उनको कि वो कर सकें, तो वो खुद ब खुद किताबें भी पढ़ने में उनको शौक होगा। वो आपसे पूछेंगे कि क्या है? अगर आपने उनको कहना है कि भई इंग्लिश में बोल रहा है, तो उर्दू में कैसे बोलते हैं? थोड़ा उससे सवाल करके पूछें, तो वो खुद ब खुद आपको जवाब देने की भी कोशिश करेंगे उर्दू में। तो हुँ, मगर ये सब तभी होगा अगर आप उस चीज़ को अहम समझेंगे कि आपने इसके बारे में थोड़ा सोचना है और इस पे थोड़ा ध्यान देना है। वरना इंग्लिश में ही जारी रहना और ज़िंदगी में गुज़ार देना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन हुँ, मतलब मेरे ख़्याल से आप
इस चीज़ को जब आप बुड्ढे हो जाएँगे मेरा तो ख़्याल है, तो तब भी बच्चों से मतलब मुझे तो मैं तो इंग्लिश में बात नहीं कर सकती, मतलब मुझे तो घर में बच्चों से उर्दू में बात करनी होती है, तो मैं थोड़ी उस तरह ही हूँ। लेकिन मतलब मुझे यही होता है कि ज़बान आपकी हमेशा आपकी एंड तक आपके साथ रहती है, आखिर तक रहती है, और बच्चे भी जब आपके साथ ज़बान आपकी एक ताल्लुक देखते हैं आपका एक ऐसा है, तो बेशक वो अभी ज़्यादा सीख रहे हैं, बाद में ना सीखें, उनको थोड़ी भूल जाएगी, लेकिन याद आनी फिर आसान होगी, क्योंकि उन्होंने एक दफ़ा आपके साथ पढ़ी लिखी हुई है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब इसमें बस चंद एक पहलू हैं जो कि बहुत आपने बताया कि उर्दू को जो हमने शुरू में बात की थी ना, कि बेसिक बुनियादों को रखते हुए अगर आप थोड़ा-सा ना वो मुश्किलात से हट के वो उतना वसीउ नज़र आप ओवरव्यू उसको देख लेना, तो इतनी भी मुश्किल नहीं है जितना उसको ना वो समझा जाता है और जो है वो उसको लोग आम तौर पे गर्दानते हैं। बिल्कुल। और मैं इस मौके पे लाज़मी आपका जो काम है ना, आपका पॉडकास्ट और आपकी ये वेबसाइट और इसके तहत जितने भी आप काम कर रही हैं, आई रियली वांट टू अप्रिशिएट। वाक़ईतन ये बहुत अहम काम है। सीरियसली कि मतलब थैंक मैं यू। वही बात करता हूँ कि यहाँ पर लोग इतनी अहमियत नहीं दे रहे, तो मुझे वाक़ई बहुत खुशी हुई कि जो है वो आप वहाँ पर बैठ के इंतहाई पर्पस बेस्ड काम कर रही हैं। एंड टू दिस अगर आपके कोई लास्ट वर्ड्स या कोई समरी हो, तो हम इसको क्लोज़ कर सकते हैं। एनीथिंग नहीं, फ्रॉम योर लास्ट साइड? वर्ड्स तो मेरा ख़्याल है कि यही है कि जो भी ये पॉडकास्ट देखें या सुने, तो मैं बस ये चाहती हूँ कि वो ये सोचें कि अगर वो अपने बच्चों को एक तोहफ़ा अपने घर से मुफ़्त में एक दे सकते हैं, वो ज़बान है, ठीक है? हर चीज़ बाद में आप उसको और तरीके से करते हो, लेकिन ज़बान जो है ना, वो आप उसको जिस तरह सिखा सकते हो ना, उस तरह कोई और नहीं सिखा सकता। और आप लोगों की बातें जो हैं, उनमें ना जाएँ, सिर्फ़ अपने अपने दिल से पूछें, अपने खुद देख पढ़ के देखें कि आपने क्या किस तरह सिखानी है अपने बच्चे को ज़बान। अगर आपको लगता है वाक़ई कि उर्दू की आपकी ज़िंदगी में अहमियत नहीं है, जगह नहीं है, तो ठीक है, आप ना उर्दू सिखाएँ, मगर उसको एक दफ़ा मौका ज़रूर दें। और मेरे ख़्याल में उर्दू जो है, वो हमसे सिर्फ़ एक मौका ही माँग रही है इस वक़्त, क्योंकि उर्दू को हम छोड़ तो चुके हैं, लेकिन हमारे लिए उसका हाथ पकड़ना इतना मुश्किल अभी नहीं है, अगर हम थोड़ा-सा अपने आप को आगे करें। और उसके लिए थोड़ा-सा अपने आप को मतलब अपनी सोच इस मामले में तब्दील करने की ज़रूरत है, क्योंकि मतलब जब तक हम सोच नहीं चेंज करेंगे, थोड़ी भी सोच अपनी सोच का एक दायरा वसी नहीं करेंगे और उसको एक नई नज़र से नहीं देखेंगे, तब तक हम आपस में ही इसके बारे में कोई फ़ैसला नहीं कर सकेंगे, जो कि आई थिंक हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐनी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक़्त के लिए और बहुत अच्छा लगा बिल उर्दू के ऊपर मतलब मेरी शायद ये कोई स्पेसिफिकली ख़ास तौर पे उर्दू के लिए कोई पहली पॉडकास्ट है, तो मुझे अच्छा लगा कि आपने वक़्त निकाला और ऑल द वेरी बेस्ट कि आपके काम जो हैं वो मज़ीद आगे बढ़े एंड जज़ाकल्लाह ख़ैर टिल द हाँ। नेक्स्ट शुक्रिया बहुत, आपने भी मुझे दावत दी, मद्दो किया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि इस मौज़ू पर लोग अभी इस बारे में सुनना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो मतलब मैं कोई उर्दू दान नहीं हूँ, कोई उर्दू माहिर नहीं हूँ, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि लोगों को ये पता चले कि मैं एक एमेच्योर उर्दू बोलने वाली हूँ। लेकिन मेरे लिए भी उर्दू सिर्फ़ एक ज़बान नहीं है, उर्दू ज़बान से बहुत बढ़कर है, और उससे जो एक ताल्लुक है अ, वो मैं दुनिया की बातों में नहीं आ सकती। दुनिया ट्रेंड्स चेंज होते हैं, ज़बानें चेंज होती हैं, क्या पता 10 1-2 साल में उर्दू ट्रेंडिंग ज़बान बन जाए, फिर सब एकदम से इंग्लिश को छोड़ के उर्दू में हर चीज़ शिफ्ट हो जाए। तो मेरा ख़्याल है कि दिल से पूछना चाहिए कि आपके दिल को क्या बात लगती है? अगर आपको लगता है कि उर्दू में कोई दमख़म है और आप उसको सीखना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, तो अपने दिल की बात सुनें, दुनिया की बात ना सुनें। दुनिया दुनिया तो पैसे के पीछे होती है, अपने ट्रेंड्स के पीछे होती है। उस पे जाने की बजाय अपने आप से जो आप एक करेंगे, अ, उस अपने हिसाब से जो करेंगे, तो उसका आपको बहुत बहुत एक सैटिस्फैक्शन मिलती है आपको, जो कि किसी और तरीके से नहीं मिलती। बेशक, definitely, definitely. So on that note, listeners, I hope till the next podcast, I say you all favor. Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़।